हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज ये वीडियो बन रहा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, या जिसको आप बोलते हैं फेज 13। ये फेज का जो चक्कर है, ये हर साल एक फेज बढ़ता जाता है। अगली बार जब ये आएगा तो फेज 14 आएगा, उससे आगे आएगा तो ये फेज 15 आएगा। अब ये लगातार हर साल से वैकेंसी निकलने लगी हैं। आप देखेंगे तो अगर ये कब से आ रही हैं लगातार, तो 2011-12 से लगातार चल रही हैं। 2011-12 मैं कह सकता हूँ, हाँ, तब से हर साल वैकेंसीज निकलने का सिलसिला इसमें चलता रहा है। जैसे सीजीएल हर साल आती है, सीपीओ हर साल आती है, सीएचएसएल हर साल आती है, एमटीएस भी अब तो हर साल आती है। तो उस तरह से लगातार हर पहला जब आया था पहली बार ये सिलेक्शन पोस्ट, तो तब फेज 1 आया था। आज ये फेज 13 पर पहुंच गए हैं। ये फेज का क्या चक्कर है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर कि सर ये क्या है, और इसका फॉर्म भरना बहुत टफ है। तो मैं वो सारी क्लैरिटी आपको देकर के जाऊंगा। इस एक वीडियो से आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाया होगा, पर बहुत क्लैरिटी आपको शायद ना आई हो। पर इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है, हम कैसे चेक करें कि हम कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और कौन से के लिए नहीं है। और बच्चों, सबसे अच्छी बात इस पोस्ट के लिए बता दूं कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो ऐसा भी होता है कि बच्चे वैकेंसी खाली जाती है इसकी। क्यों क्यों बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सोचो, 365 तरह की पोस्ट आई हैं, और एक बच्चा चाहे तो इसमें 365 फॉर्म भर सकता है। 365 तरह की पोस्ट हैं, अलग 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 अलग। वैकेंसी 2423 हैं, लेकिन पोस्ट 365 तरह की हैं। तो इसका मतलब एवरेज तो हर किसी में 8-8 वैकेंसी पड़ी, 365 और 2400, हर 308 2400, तो 8-8 वैकेंसी, 7-7 वैकेंसीज ही आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जितने तरह की पोस्ट हैं, तो कहीं आप देखोगे 7 वैकेंसी है, कहीं आप देखोगे 70 वैकेंसी है, तो कहीं 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से अब आप चाहो तो सर हम कौन सी के लिए अप्लाई करें? भाई, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जो आप जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रहा है और आपके पास वो स्पेशल क्वालिफिकेशन है, वो पोस्ट तो जरूर डालो। आपका सीजीएल में नहीं होगा, आपका सीएचएसएल में नहीं होगा, मान लो एमटीएस में भी नहीं होता, या कहीं और भी नहीं हो रहा, पर इसमें सिलेक्शन ले सकते हो आप। ठीक है, इसमें यही फायदा होता है। कई बार क्या होता है कि इसमें कि डिपार्टमेंट वाइज कई बार ऐसा होगा कि डिपार्टमेंट खुद इसकी वेरिफिकेशन कराता है, तो उसमें ये थोड़ी भर्ती डिले भी हो जाती है। प्रोसेस एसएससी अपना सब कुछ टाइम से कर देगी। एक ही पेपर है जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ एक पेपर देना है। और फिर डिले किस बात में होता है कि डिपार्टमेंट, जैसे ये 365 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो एसएससी क्या करेगा, सबको डोजियर भेज देगा। और अब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अब इनकी ज्वाइनिंग कराए, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, सब कुछ वो करे। अब डिपार्टमेंट अपना टाइम लगाता है। कोई ढीला डिपार्टमेंट होता है, कोई एकदम ऐसा होता है कि 6 महीने में ज्वाइन करा देगा, कोई ऐसा होगा कि 2 साल लग जाएंगे, पर हो जरूर जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन ले लिया, लेकिन वो ना सीजीएल कभी निकाल पाए, ना सीएचएसएल कभी निकाल पाए। इवन पुलिस का एग्जाम उन पर नहीं निकले, और सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्ट हो गए। आप कहते हो सर ड्राइवर की, जहां भी अलग स्किल की जरूरत है। देखिए बच्चे, ये क्या होता है कि एसएससी ने ये पोस्ट क्यों चलाई? पहले क्या होता था कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एक सी एजुकेशन, एक सी क्वालिफिकेशन, सीजीएल के थ्रू दे दिया। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हम सीजीएल के बराबर इतनी वैकेंसी नहीं दे सकते, तो हमें और अपने लिए हमें स्पेशल ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वो टेस्ट हम करा देंगे, लेकिन एग्जाम आप करा दो। तो एसएससी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जहां 2-2 वैकेंसी थी, तो वो अपनी 2 वैकेंसी के लिए वो भर्ती कैसे करे, पूरी भर्ती प्रक्रिया को उनके बस की नहीं है। हमें 5 वैकेंसी चाहिए जी हमारे डिपार्टमेंट में, उसको कैसे भरे? तो ये भी तो सरकार के लिए चैलेंज है, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो उनके लिए एक बनाया कि सिलेक्शन पोस्ट अलग से एसएससी ने, कि कहीं 2 हो, कहीं 4 हो, कहीं कुछ, एक ही एग्जाम से हम सब कुछ सिलेक्शन कर देंगे। अब इसमें कहीं 10th की क्वालिफिकेशन है, कहीं 12th की है, कहीं ग्रेजुएशन की है, कहीं 10th के साथ ये चाहिए, कहीं 12th के साथ ये चाहिए, कहीं ग्रेजुएशन के साथ ये और चाहिए। ऐसी भी है बहुत सारी कंडीशंस। तो भाई अब उसको कैसे क्लैरिफाई करेगा बच्चा कि अब जो 10th की वैकेंसीज हैं,
केवल 10th की आप उन्हें भी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे वो मैं भी बताऊंगा कि आप कौन सी के लिए परफेक्ट एलिजिबल हो। और आप मान लीजिए कोई जेई है, जेई का फॉर्म भरना चाहता है, इसमें 12th से जेई का फॉर्म भर सकते हैं इसमें, लेकिन उसमें और क्या चाहिए वो आप देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हैं तो भाई देखो, एक तो एसएससी जेई का अलग से भी एग्जाम होता है, एक इसमें भी जेई का एग्जाम है। तो आप अगर आप एलिजिबल इसमें हो जाते हो, आपकी सारी कंडीशन इसमें फुलफिल होती हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं इसमें सिलेक्शन लेना आसान है उस एसएससी जेई के एग्जाम से, क्योंकि वो तो सबको पता है एसएससी जेई का वो आना है, लेकिन इसमें जेई की वैकेंसी आई है बहुतों को नहीं पता चलेगा। 365 वैकेंसी को लोग खोल के भी नहीं दिखाएंगे आपको यूट्यूब पर, और ना आप खुद देख पाओगे, ना आपको पता चल पाएगी, और वैकेंसी निकल जाएगी। एक एक वैकेंसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें नहीं होते। आप देखते हैं सीएचएसएल में 300, 400, 500, 800, 900 फॉर्म एक वैकेंसी के अगेंस्ट पड़ते हैं। इसमें तो कई बार ऐसा हो जाता है 10-10 फॉर्म, 15-15 फॉर्म एक वैकेंसी के अगेंस्ट पड़ रहे हैं, और अभी एग्जाम भी रह रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई अगर आप इसके बारे में जान लो तो इसमें सिलेक्शन काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, और फिर आप अपने लिए एक वैकेंसी ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आप देखूं कि भाई इसको देखिए, 2 जून को फॉर्म आए हैं एसएससी का। इस साल का अगर मैं कहूं कि पहला कोई एग्जाम, पहला कोई फॉर्म जिसमें बच्चे फॉर्म भर सकें, तो वो यही है इस बार का। 2 जून को, यानी आज मैं 4 जून को वीडियो बना रहा हूं, फॉर्म आ चुके हैं 2 जून को। 23 जून लास्ट डेट है। मात्र कितने दिन, 20-22 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिले हैं। और एक बात और बता दूं कि साइट चल रही है बिजी बहुत ज्यादा, बच्चे ओटीआर करने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, इसके लिए नहीं चल रही। आपको सर इतने फॉर्म इसमें आ जाएंगे क्या, इसमें उतने फॉर्म नहीं आते। बस चूंकि बच्चों को ओटीआर करना है, आगे सीजीएल के फॉर्म आ रहे हैं, सीएचएसएल के भी आ रहे हैं, तो बच्चे ओटीआर करने में लगे हुए हैं। साइट चल रही है हैंग। ठीक है, तो रात में कर लेना भाई फॉर्म वॉर्म भरना। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी इसके बीच में एग्जाम होगा। इससे ही आपको पता लग रहा है सीजीएल का जो वो टाइम होता है ना, इससे कहीं ज्यादा होता है, और सीएचएसएल का इससे कहीं ज्यादा होता है। इसमें देखो मात्र 24 से 4, टोटली 10 दिन है, जिनमें सैटरडे संडे और कई सारी गजेटेड हॉलीडे आ जाएंगे। हो सकता है 5-6 दिन में सारे एग्जाम खत्म हो जाएं, तो फिर फॉर्म ही कहां है अगर 5-6 दिन में ही सारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो। और यही वैकेंसी 2000 या 2400 कुछ सीएचएसएल में आ जाएं तो यही एग्जाम महीने भर चलता है, एमटीएस का महीने भर एग्जाम चलता है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलेक्शन पोस्ट में बहुत फॉर्म नहीं आते, बहुत कंपटीशन नहीं है, और अगर है भी तो बच्चा सही चीज चुन भी नहीं पाता अपने लिए। तो चुनाव का तरीका देखना बच्चों। तो देखिए 2025 ये चल रहा है, 2423 वैकेंसी हैं। 2024 में थी 2049, यानी इस बार 400 के आसपास फालतू वैकेंसी हैं। 2023 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई, और 2022 में 2065 वैकेंसीज आई। ठीक है, तो ये इतने करीब करीब आप देखें तो ये 2000 के आसपास ही रही हैं। पिछले 4 बार का रिकॉर्ड लाया हूं, बस एक बार सबसे ज्यादा आई थी 2023 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भाई देखो, मैंने हाईएस्ट ढूंढने की कोशिश करी कि मैट्रिक लेवल में हाईएस्ट वैकेंसीज किन किन डिपार्टमेंट में है। तो मैट्रिक लेवल में मैंने पाया कि एमटीएस, सीपीडब्ल्यूडी, और सीपीडब्ल्यूडी को यह माना जाता है सबसे ज्यादा बेस्ट डिपार्टमेंट यही है ना। जितने भी मिनिस्ट्रीज में मान लीजिए कोई मिस्त्री का काम होना है, इस बिल्डिंग का काम होना है, ये सब सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। बिल्डिंग का बनने का, करने का, सब भ्रष्टाचार वहीं तो भरा पड़ा है भाई। सरकारी कर्मचारी उसमें क्या करेगा, वो खुद तो चुनेगा नहीं, बस उसको काम करवाना है, मैनेज करवाना है। तो सीपीडब्ल्यूडी, इसमें फिटिंग होनी है, इसमें एसी लगने हैं, ये किसका काम है, सीपीडब्ल्यूडी का, सरकारी बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो 18 से 25 साल इसमें एज होती है, 73 इसमें पोस्ट हैं। और ऐसी लेबोरेटरी अटेंडेंट 18 से 27 एज, 46 इसमें पोस्ट हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि सर एमटीएस में तो क्या होगा, सर एमटीएस में तो 10th के अलावा कुछ और होगा नहीं। अब मैं इसको हम चेक करना भी है हमें कि है या कुछ या नहीं है। अब आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट, इसमें जरूर लाइब्रेरी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया होगा। बहुत सारी पोस्ट में यहां पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो अब आप देख लो कि आप कौन सी के लिए एलिजिबल हो। तो आप कहोगे सर कैसे देखना है इसको, मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, ये आपका इसी नोटिफिकेशन में जब आप जाओगे सरकारी रिजल्ट से या ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सको, तो उस पे जाना।
इस पे क्लिक करना। ये देखो इतने तरह की पोस्ट है, इतने तरह तीन, ये टोटली ये नंबर आ रहा है कितने तरह की पोस्ट है। जो मैं कह रहा था ना आपसे 365 तरह की, देखो ये ऐसे ही नहीं कह रहा मैं देख के कह रहा हूं 365 तरह की पोस्ट है। अब हर पेज पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वो मैंने पहले ही खोला हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने खोला हुआ है, देखो कैसे आप चेक करेंगे व्यू डिटेल्स में, मैं एक बार दिखा देता हूं। इसको मैं क्लोज करके आपके सामने ही लाता हूं, CPWD। हाँ ये देखो, हमने देखा था कि भाई एक तो इसमें इस पोस्ट में देख लो कि आपको जो आपकी पोस्ट थी वो थी CPWD MTS। तो MTS CPWD आपको यहां ढूंढना पड़ेगा कि वो किस रीजन में है या वो इसमें से कौन सी पोस्ट में, तो वो फाइंड आउट करके भी आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहां से ये नंबर और ये आपका रीजन है, इन दोनों को जाकर के आप जब यहां देखोगे इस पे क्लिक करके तो आपका ये खुल जाएगा। और ये खुलते ही कि यहां पे आता है ऐसी बहुत सारी पोस्ट, तो आपको लास्ट में सिलेक्शन पोस्ट यहां चूज कर लेना है क्योंकि ये उसी का है, ठीक है। और ये वेस्टर्न रीजन क्योंकि वो आपके हर पोस्ट के आगे लिखा हुआ है कौन से रीजन की है। कोलकाता रीजन है आपका, ईस्टर्न रीजन है, कौन से रीजन की वो वैकेंसी है, तो यहां पर वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप सर्च पे जाओगे, सर्च पे जाओगे तो सर्च में आपको 12225 उसका नंबर भी मिला हुआ है। ये कहां से नंबर मिला है, हर वैकेंसी का ये नंबर लिखा हुआ है, ये रहा, ये 14525, इसका 14425। तो ऐसे आप उस पोस्ट के आगे का नंबर, तो मैं आपको दिखा रहा हूं MTS CPWD MTS कैंटीन, मैंने 2 खोले हुए हैं। तो 12225 किसका है, ये आपका यहां पे सर्च कर सकते हो या यहां पे डाल सकते हो पोस्ट कैटेगरी कोड कि कौन सा चाहिए, 12225। तो 12225 डाला तो देखो ये आ गया 12225 वेस्टर्न रीजन मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये नॉन टेक्निकल। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको बता देगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको दिखेगा कि मैट्रिकुलेशन पास चल जाएगा केवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और ITI पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आप तो या तो ITI पास हो या केवल 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मैंने अभी 73 वैकेंसीज का आपको बता दिया CPWD में कि 73 वैकेंसी के लिए अगर आपको चेक करना है इस MTS में मैं फॉर्म डालूंगा या नहीं, तो क्या क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन बता रहा है ये, केवल 10th पास या ITI इनमें से कुछ भी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब आप कहो कि सर जॉब क्या क्या है, अगर जॉब ड्यूटीज ऑफ पोस्ट यानी इस पोस्ट पर क्या क्या काम करना पड़ेगा तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इससे अच्छा और क्या है। हर पोस्ट के लिए अगर वो क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में डालने लगे तो कितना बड़ा नोटिफिकेशन बनेगा सोचो। तो इसलिए उसने वहां तो दिया है कि केवल 10th है, लेकिन 10th के अलावा और क्या क्या चाहिए होगा वो उसने अलग अलग सबका ऐसे सर्च करने का बना दिया। वहीं पे क्लिक करके जो ब्लू सा लिंक आ रहा है यहां पे, ठीक है, वो यहां पे क्लिक करके सीधा ये पेज खुल जाता है और वहां पर आपको उस पोस्ट के आगे का जो डिटेल है, ये नंबर और ये कौन से रीजन में है, WR रीजन मतलब वेस्ट रीजन, ये उसका नंबर, और ये वहां पे सर्च करके आप डाल दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है इस लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, क्लैरिटी आ गई? तो मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई कैसे हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब MTS CPWD का दिखाया मैंने, MTS कैंटीन भी है ऐसे, तो उस कैंटीन में भी आप देखो MTS कैंटीन की भी अलग अलग वैकेंसीज है। नॉन टेक एक MTS नॉन टेक दे रखा है, 33 वैकेंसी इसमें दे रखी है। तो ये सब जो MTS की है ज्यादातर कैसी पोस्ट है, सीधी 10th पास की है। तो आप चेक कर सकते हो, आप ये देख सकते हो सर जैसे मान लो MTS सैनिटरी है, इसमें कुछ स्पेशल एजुकेशन तो नहीं मांगी, तो आप चेक कर लो। अगर स्पेशल मांगी और आप उसमें एलिजिबल हो गए फिर तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पेपर केवल 3 पेपर होने, एक 10th लेवल का, एक 12th लेवल का, एक ग्रेजुएशन लेवल का। 365 की 365 पोस्ट के लिए सिर्फ 3 पेपर होने हैं। आपके अवसर में तीनों भी दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकते हो आप तीनों पेपर। आपको बहुत सारी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, कहीं पे वहां 10th लेवल वाली भी है, कहीं वहां पे कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो 12th लेवल वाला एग्जाम देना है जिनके लिए, कुछ पोस्ट ऐसी के लिए अप्लाई कर दिया जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का अप्लाई करना है।
मैं आपको बोलूं 10th लेवल की, इसमें हो सकता है 100 पोस्ट हो। मैट्रिक लेवल का एग्जाम जो आपको देना, 3 तरह के एग्जाम देने, इसमें सिर्फ 3 एग्जाम है। आपको केवल एक एग्जाम दोगे, मान लीजिए, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, कि अगर केवल मैट्रिक लेवल का एग्जाम दिया, हो सकता है आप 100 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं, लेकिन उस 100 पोस्ट के लिए फॉर्म भी भरा हुआ होना चाहिए आपने। आप ऐसे ही एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। आपने एक तरह की पोस्ट का फॉर्म भरा हुआ है तो, और आपने मैट्रिक लेवल का एग्जाम दिया, तो आप फिर उस एक पोस्ट के लिए, एक तरह की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। 365 तरह की के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये क्लैरिटी चाहिए आपको। मुझे पता है कहां कहां आपके डाउट फंस रहे होंगे, उस वजह से मैं ऐसे जवाब दे रहा हूं आपको। ठीक है, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट, ये अब इंटरमीडिएट लेवल की ये पोस्ट है, तो देखो यहां जेई इसमें ही आ गया। अब आप कहो सर जेई में कुछ स्पेशल एजुकेशन है क्या, तो वो आप चेक कर लेंगे। कहां से चेक कर लेंगे? तो जेई वाली पोस्ट से। भाई जेई वाली मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई जाएं और पहले इसमें देखें उस जेई वाली पोस्ट को, कि जो मैंने अभी आपको दिखाई है। कितनी पोस्ट दिखाई है मैंने आपको? आपके सर कितनी पोस्ट दिखाई है जेई की? 114 है। तो आप 114 ढूंढना पहले कि 114 किस में है। यहां ये बोल्ड में लिखी 114 आ जाएगी कोई सी में, तो जहां 114 आ जाएंगी वो जेई की पोस्ट है। ठीक है, 114 जैसे 73 आ गई, ये हो रहा एमटीएस सीपीडब्ल्यूडी जो अभी बताया था 12125 वेस्टर्न रीजन। तो ये फिर कहां सर्च करना है? इस पे जाकर के अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे। ऐसे ही अभी जो मैं आपको जेई की बात बता रहा हूं कि वो जो 114 पोस्ट है वो यहां आपको लिखा मिल जाएगा। फिर वहां पर जाकर के उसके कोड वोड देखो और उस पर ब्लू लिंक पे क्लिक करो, उसको क्वालिफिकेशन जानो और फॉर्म डाल दो। मुझे इस पोस्ट के लिए फॉर्म डालना है। क्लैरिटी भाई? चलो, समझ में आ गई बात। अब मैं आगे और बात करता हूं, और चीजें समझते हैं। आपको सर फॉर्म भरना बहुत टफ है, मान लिया टफ है, पर भाई नौकरी मिल रही है अगर फॉर्म पे थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, थोड़ी जान लिया जाए, और फिर हमें ये पता हो कि कंपटीशन इससे बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मेरे को दिक्कत आ रही है तो बहुतों को दिक्कत आ रही होगी, तो मैं तो जरूर भरूंगा इस फॉर्म को। फॉर्म पे तो 1 दिन लग जाएगा, कोई बात नहीं समझने में सारी चीजों को, पूरा 1 दिन बर्बाद हो जाएगा, हो जाने दो। अगर उससे मेहनत बहुत कम लग रही है, मेरी सिलेक्शन की गारंटी मिल रही है, तो मैं क्यों ना लगाऊं 1 दिन। और इसलिए शायद साइट हैंग चल रही हो कि बच्चे 100 फॉर्म डाल रहे हैं, तो 10,000 रुपए तो फॉर्म डालने भी चले जाएंगे, 100 रुपया का एक फॉर्म डलता है ना। तो इस तरह के इसमें फॉर्म भी डल रहे हैं, डाले जा रहे हैं। ठीक है भाई, पर आप बड़ी बड़ी वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसीज के लिए डाल दीजिए, लेकिन बेहतर होगा वो लोग जरूर डालें जिनके पास कोई डिप्लोमा है और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, तो फिर बहुत बेहतरीन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहो सर केवल 10th पास वाला, मेरे मजे आ गए। 10th पास वाले को बहुत बच्चे ढूंढ रहे हैं, उसको तो बहुत हम उसमें भी हो सकता हो जाएंगे, लेकिन जहां 10th के साथ कुछ और मांग लिया तो बहुत बच्चे उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो आपको ढूंढना है, अगर आपके पास कुछ स्पेशल एजुकेशन है तो। और नहीं है तो भाई भरो फॉर्म, ठीक है, नहीं है तो भरो, औरों से तो कम कंपटीशन मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जो आप ओपन कंपटीशन के लिए लड़ते हैं। तो ये रहा आपकी और वैकेंसीज, सिलेक्शन पोस्ट जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ये ग्रेजुएशन एंड अबव का इसलिए कि ग्रेजुएशन के साथ कुछ और क्वालिफिकेशन भी अगर चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर है। बाकी कोई ये नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, और हो सकता है किसी में मांगी भी हो अंदर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन, इसलिए ग्रेजुएशन एंड अबव लिख दिया है उसने। ठीक है भाई, तो इस तरह की पोस्ट मैं कहूंगा कि लेवल 2 जो इंटरमीडिएट लेवल है, उसमें भी लेवल 6 तक की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल में, केवल जहां 12th मांगा है, प्लस उसमें कुछ मांगा जरूर होगा साथ में। ठीक है भाई, मुझे इतना जोर इसलिए देना पड़ रहा था कि मैं ये बात क्योंकि कंफ्यूज यहां है बच्चे। बाकी ये कितनी फीस लगेगी, क्या फीस लगेगी, ऐसे तो मैं भी बना के इस वीडियो को चला जाऊंगा। बाकी आपका कंफ्यूजन अगर ऐसा का ऐसा ही रहा तो फिर कोई अर्थ नहीं है ना मेरा वीडियो बनाने का, आपका इतना समय देने का मेरे को इस वीडियो में। तो ये 100 रुपए फीस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बताने की किस किस की माफ होती है। वैसे यहां भी फीस माफ है, देखो लड़कियों की, इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा कि इस किसकी एससी कैटेगरी को कोई फीस नहीं देनी, एसटी को कोई नहीं देनी, वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी की हो उनको देनी ही नहीं है, एक्स सर्विसमैन ये इनको कोई फीस नहीं देनी। तो इसका मतलब है कि जब आपको 100 फॉर्म भरने तो आपको 10,000 रुपए भी खर्च नहीं करने, आपको बैठ के पूरे दिन बस फॉर्म ही भरने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां तो बड़ा फायदा हो जाएगा आपको, है ना।
वैसे तो 100 रुपए में जोर नहीं पड़ता, बाकी जगह पर यहां पड़ेगा क्योंकि यहां फॉर्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन पोर्टल ऑफ फॉर सिक्योर, ये इसने बताया है कि जैसे ही जब आप क्वालिफाई कर लोगे आप अपना एग्जाम, अब आगे की बात बता रहा है पूरी, ये तो फॉर्म भरना मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे हमें अपने आप को जांचना है कि हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि फॉर्म अगर भर दिया, अब आपका एग्जाम है, एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, तो एग्जाम जब क्वालिफाई करोगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स ये स्कैन होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। ये एसएससी खुद बताएगा कि इस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, इस पोस्ट के लिए हुआ, तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओ या जहां भी जाओ, यहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, या एसएससी अपना ही कुछ लिंक देगा, तो फिर उस पर अपलोड कर देने, फिर वो उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो आपका डिपार्टमेंट बुलाएगा, एसएससी नहीं, उसको सिर्फ वेरीफाई आपका डिपार्टमेंट करेगा। अब वो 2 महीने में करे, 6 महीने में करे, 8 महीने में करे, वो एसएससी की हेडक नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलो ओटीआर, एसएससी ये बता रही है कि भाई ओटीआर में आधार जरूर अटैच कर लेना। ओटीआर क्या है? ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आज की डेट में अगर एसएससी का कोई भी फॉर्म भरते हो आप, पहले ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर क्या है कि आपका एक कॉमन इंफॉर्मेशन बन जाती है, उस कॉमन इंफॉर्मेशन पे आप लॉगिन करते हैं तो एसएससी वहीं से आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, फिर आपको बस फोटो सिग्नेचर नए वाले अपलोड करने होते हैं और आपका फॉर्म भर जाता है फीस जमा करके। इतना सा काम करना होता है क्योंकि जो डिटेल है ना वो पहले से एसएससी के पास हो जाएंगी ओटीआर करते ही। अब ओटीआर तो करना कंपलसरी ही है, वो आप पहले ओटीआर करेंगे फिर ही फॉर्म भरते हैं अब। ठीक है, लेकिन अब इसमें बोला है कि आप जो है आधार ऑथेंटिफिकेशन जरूर करें, इसके फायदे बहुत हैं। कहता है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन करने से जो आपके फोटो और सिग्नेचर की वजह से कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ना, वो भी नहीं होगा। अगर आप आधार ऑथेंटिफिकेशन पे यस करते हैं, वहां यस करना, फॉर्म में आ रहा है आधार ऑथेंटिफिकेशन में यस करना, ठीक है, तो वहां यस करोगे तो आपको मतलब ऐसी चीजों से नहीं कभी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आपने कोई और आईडी लगाई हुई है, इसलिए दिक्कतें आती हैं। आगे अगर बात करें इस पे तो सेपरेट वीडियो हमने ओटीआर के रूप में किया हुआ है। ठीक है, अभी ये इसने देखो, मैं क्यों कह रहा हूं इतना जोर देके कि हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना है, ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, एक से अधिक किसी की इच्छा है फॉर्म भरने की तो शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, तो आपको हर कैटेगरी की पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ये उसने साफ साफ बताया है। ठीक है, और जो यहां पर क्रूशियल डेट है या सारे डॉक्यूमेंट्स इस डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट पर कैलकुलेट की जाएगी, वो डेट है 1/8/2025, 1/8/2025 तक ही आपकी एज देखी जाएगी, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हुआ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हुआ, सब 1/8/2025 से पहले बने हुए होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में एक कंडीशन और है कि ईडब्ल्यूएस उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए जिसमें फाइनेंशियल ईयर की वैकेंसी आती है। अभी 1 अप्रैल के बाद जो भी वैकेंसी आ रही हैं तो उनमें ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा 2025-2026 का। कब तक? 31 मार्च तक 2025-26 का ये आजकल बन रहा है। ठीक है, और इसको आप 1/8 से पहले बनवा लें, ये उसने बोला है। ठीक है, एज लिमिट ये 1/8 को क्या है, अब सारी पोस्ट के लिए उसने बोला कि जितनी भी पोस्ट है ना सब में एज लिमिट ये मांगी है, किसी में 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 ये मांगी है। फिर उसने बताया है और उसको और क्लियर करके कि 18 से 27 है तो कब से कब के बीच में वो पैदा होना चाहिए। तो ये जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है 3 साल और जोड़ दो, SC ST है तो 5 साल और जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी एज कैटेगरी उन्होंने हर पोस्ट पे, जितने भी पोस्ट आपके हो, सर मेरी तो एज ज्यादा हो गई, कितने की हो गई, मैं तो 36 साल का हो लिया, तो आप इनमें कहीं नहीं भर सकते। अगर आप जनरल से हैं तो आप कहां भर सकते हो? सिर्फ इस पे, आप इस पे 36 के हो लिए तो आप अपने हिसाब से ढूंढ लेना भाई। ठीक है, तो फिर इसमें फिर ये ढूंढना किसमें एज कितनी है, ये कैसे पता लगेगी वो अभी दिखाऊंगा। किसमें एज कितनी है ये उन्होंने बता रखा। तो
जो मैंने आपको दिखाया था ना किसमें एज कितनी है, ये सब के आगे लिखा हुआ देखो, 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30, हर पोस्ट के आगे तो लिखा हुआ है यार। तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं लेनी इसमें कितनी, ये 5 साल की छूट और ये वो, तो ये टोटल 13 टाइप की डेट ऑफ बर्थ इसमें मांगी गई है। कहीं 21 से 30, कहीं तो 25 से 30, है ना। कहीं आप कहो सर मैं तो 20 साल का हूं, क्या मैं हर जगह फॉर्म भर दूंगा? नहीं भर सकते इनमें किसी में भी। देखो आप 21 वाले हो, आप 22 साल के हो तो आप इसमें नहीं भर सकते क्योंकि यहां 25 से 30 ही चाहिए। तो ऐसी भी कंडीशन है। अब आप देखो, और प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये इसने बताया है कि भाई अगर आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस, यूआर जो ओबीसी सर्टिफिकेट है आपका, ओबीसी सर्टिफिकेट वो सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, स्टेट का नहीं चलेगा। तो वो आप जरूर देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द, जो आपकी कैटेगरी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पर जरूर लिखा होगा, तो वो वही चलेगा। अगर आपकी इन केस नहीं बनवा पाते हैं या आपको क्रूशियल डेट का बाद में बनता है या आप मतलब किसी तरह से आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी में वो डाल देंगे स्वतः ही। ऐसा नहीं है आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, नहीं, आपको फिर वो यूआर कैटेगरी में कैलकुलेट कर लेंगे, ये उन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आएगा, इस बात को गौर से समझना बच्चों कि देखिए आपका चाहे आप 3 स्तर के पेपर होने आपके, इतने मैट्रिक लेवल, मैट्रिक एक हो गया 10+2 लेवल, एक हो गया ग्रेजुएट लेवल, 3 तरह की यहां वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल, मैट्रिक लेवल, 10+2 लेवल। तो तीनों के लिए अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग स्तर के होंगे, अलग अलग तरह का सिलेबस है, लेकिन एग्जाम में कौन सी चीज कितने की आएगी वो इतनी आनी है। एक ही पेपर है, पेपर एक ही है, सिलेक्शन एक ही पेपर से होगा, कोई प्रीमेंस नहीं है, सिर्फ ये पेपर है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी ये 50-50 मार्क्स के हो गए। 200 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट में करना है, 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 कटेंगे, यानी 1/4 की नेगेटिव, 2 मिलेंगे तो 0.5 कटेंगे, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुई। तो यही पेपर का पैटर्न मैट्रिक लेवल में है, यही 10+2 में है, और यही ग्रेजुएट लेवल में है। तो सब में पेपर का लेवल यही रहेगा। तो जहां जहां क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स दे रखी है उन सबको मैट्रिक लेवल का पेपर दिया जाएगा। जहां जहां क्वालिफिकेशन 10+2 दे रखी है उन सब में 10+2 का पेपर दिया जाएगा। जहां जहां ग्रेजुएट एंड अबव लेवल दे रखा है उन सबको इस लेवल का पेपर मिलेगा। अब कोई कहे कि सर मेरा तो कुछ पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरा मैट्रिक लेवल भी है, कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो तो मुझे 10+2 वाली भी थी, और कुछ पोस्ट के लिए किया मैंने वो ग्रेजुएशन लेवल वाली भी थी, तो आपको तीनों ही एग्जाम देने पड़ेंगे। तो यानी एक बच्चा इन तीनों टाइप के एग्जाम देगा, तब भी एग्जाम 7-8 दिन चल रहा है बस। तो सोचो कंपटीशन कितना कम है कि नहीं? जाएगा तो एक ही जगह ना, सिलेक्शन तो एक ही जगह लेगा ना, ठीक है। और इसमें ऐसा भी हो जाता है कि एक बच्चे का 3-4 जगह हो जाए, अब वो जाएगा एक जगह, बाकी जगह पोस्ट खाली, तो इसलिए एक पोस्ट के लिए ज्यादा बच्चे लेते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। अब ये पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, ये उसने बोला ही है। और क्वालिफाइंग नेचर का क्या इसने बोला है, ये देखो कुछ पोस्ट के लिए वो आपको क्वालिफिकेशन से पता लगेगा, कहीं तो स्किल टेस्ट भी मांगा है, यानी टाइपिंग टेस्ट, कहीं कहीं पे आपने उससे मांगा है सीपीटी, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहां एक्सेल वर्ड पे थोड़ा सा काम करवा सकते हैं आपसे, वो इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये किस में मांगा है किस में नहीं मांगा है, ये आपको क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको देखने का तरीका बताया उसमें आपको पता चलेगा। समझ में आई बात? भाई बहुत आसान वे में बता रहा हूं, पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश कर रहा हूं इसको जितना आसान कर सकूं आपके लिए। शायद ही किसी ने पूरे यूट्यूब पर इतना आसान तरीके से बताया होगा, मैं तो ऐसे मानता हूं, बाकी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मैट्रिक लेवल में आप कहो कि सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो मैट्रिक लेवल जनरल रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का। आप देखते हैं ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा 10+2 लेवल में। जैसे अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो एडवांस नहीं है मैट्रिक लेवल में, सिर्फ अर्थमेटिक ही है। एडवांस में बस मेंसुरेशन, ये आप कहो इसको ये एडवांस है तो इतना ही एडवांस है, बस मेंसुरेशन तो अर्थमेटिक में भी कैलकुलेट करते हैं। जनरल अवेयरनेस इसके भी बड़े लिमिटेड टॉपिक है, रीजनिंग पे भी बड़े लिमिटेड हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी सिंपल भाषा में दे रखी, तो ये 10th लेवल का है। कोई 12th लेवल का पूछो, देखो कितना बड़ा हो गया। देखो यहां देखो मैथ कितना सा था, इतना सा, और यहां देखो मैथ कितना बड़ा हो गया। ये मैथ का ही पोर्शन है, क्योंकि इसमें खोल दिया ज्योमेट्री में भी क्या क्या चाहिए मुझे, इसमें ये बता दिया है ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या क्या चाहिए। तो यानी एडवांस मैथ्स के भी 25 में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है 8-10 क्वेश्चंस आए। तो ऐसी अवेयरनेस तो लगभग एक सी रहती है। रीजनिंग में 1-2 चैप्टर और बढ़ गए होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी इडियम फ्रेज वहां नहीं लिखे, यहां लिख दिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां नहीं लिखे, यहां लिख दिए। तो वो तो चीज वही है। मिसेस वेल्ट नहीं लिखे, यहां लिख दिए। बाकी आते वहां भी हैं। और ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सिलेबस आपको और दिख गया, बाकी चीजें यहां भी वही हैं। रीजनिंग में क्या ही अलग करेगा, वो सब तो हम तब भी करते हैं, चाहे 10th लेवल का दें चाहे ग्रेजुएशन लेवल का दें। ठीक है, तो ये वही पेपर है जो सीजीएल की तरह से आप देते हैं, ग्रेजुएट लेवल का वही लेवल हो जाएगा। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप देखते हैं तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब लिख दिया है इसने। एक इसने साफ दे दिया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करेगा, एसएससी नहीं करेगी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके अंदर। ठीक है, और ये रहा आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज, कहता है कि कहीं भी वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया, वहां पर 5 वैकेंसीज हैं, तो कहता है कि वो 30 गुना बच्चे लेंगे एक वैकेंसी के अगेंस्ट। अगर 5 या 5 से कम वैकेंसीज हैं तो 30 गुना। आपके अवसर 2 वैकेंसी हुई तो 60 बच्चे लेंगे, नहीं, ये कह रहा मिनिमम 150 तो हम लेके ही चलेंगे। ये इसने लास्ट में डाल दिया है, सब्जेक्ट टू द मिनिमम 150 बच्चा, यानी 150 बच्चों को तो पास किया ही जाएगा, चाहे वैकेंसी कहीं पे कितनी भी हो, एग्जाम में इतने बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, और जैसे इन द रेशो ऑफ 115, अगर 5 से ज्यादा वैकेंसीज हैं तो 15 का रेशो, एक वैकेंसी के लिए 15 बच्चों को। आप कहो कि सर 6 वैकेंसी है तो 150 तो जब भी होंगे, 7 वैकेंसी है 150 तो जब भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं 15 वैकेंसीज हैं तो फिर 225 होंगे, 15 गुना 15, एक वैकेंसी के लिए 15 गुना बच्चों को। ठीक है, 30 गुना तब होगा जब 5 भी वैकेंसी नहीं है, 5 से ज्यादा है तो फिर 15 गुना। ये ऐसा इन्होंने बताया, 150 तो कम से कम लेंगे ही लेंगे, ये उसने और क्लियर कर दिया है। ठीक है भाई, the candidates who are shortlisted for the next stage of scrutiny will be recruited, uploaded self attested copies। ये सब कुछ बाद की बात है सिलेक्शन के। तो भाई मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है। यही वो टेबल है जहां से आपको देखना है कि मेरी कौन सी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी मान लो कैंटीन अटेंडेंट है और इसका ये कोड है, और ये कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसीज 13 हैं। तो इनको अगर मुझे देखना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, और इस लिंक पर क्लिक करते ही, उस लिंक पर क्लिक करते ही मुझे मिल जाएगा ये रही पोस्ट कोड डालने का ऑप्शन, ये रहा, ये सिलेक्शन पोस्ट भाई, ये खुलेगा उस लिंक पे क्लिक करते ही। फिर आप इसमें सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे जाओ, क्योंकि ये वाली वैकेंसी ये है, वेस्टर्न रीजन या जो भी रीजन है वो हर उस पोस्ट के आगे लिखा हुआ है। अगर मैं दिखाऊं तो इसके आगे भी आपको रीजन जरूर लिखा मिलेगा, सीआर रीजन है, सेंट्रल रीजन सीआर। तो सीआर रीजन वहां डाल देंगे। सीआर रीजन अगर आप डालेंगे तो यहां सीआर रीजन और उस वैकेंसी का कोड यहां डाल दीजिए। तो अगर मैं कैंटीन वाली की बात करूं तो कैंटीन वाली ये होगी, हाँ ये रही, देखिए आप, यहां पे हमने डाला वो, फिर ये सेंट्रल रीजन डाला, फिर आपने ये सेंट्रल रीजन में जितनी वैकेंसी है इस पोस्ट कोड में तो ये आ गई। फिर आपको देखना है कि हमें देखनी थी जो कैंटीन वाली वैकेंसी, तो कैंटीन अटेंडेंट एमटीएस वाली ये रही, कैंटीन अटेंडेंट, यहां जाके चौथे पेज पे ये मिली। आप क्या सर इसका पोस्ट कोड डालते हैं यहां पर तो ये डायरेक्ट मिल जाती सर्च करके
कितना पोस्ट कोड डालते, 10 125 यहां डालता तो फिर ये चारों पेजेस पे देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही इसी पे एक ही चीज खुल जाती। जैसे मैं अब डालूं 10 125 10 125 ये आ गई, सीधा एक ही खुली है। तो आपको अलग अलग पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो आंख बनी हुई है इस पे क्लिक करते ही इसकी आपको वो आ जाएगी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन डिटेल्स, क्या क्या चाहिए, 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, केवल 10th पास चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। इसमें कैंटीन वाली वैकेंसीज के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब लगेगी आपकी, ये भी बता दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फिर तो आपको वो भी फायदे होने कैंटीन के, हाँ बिल्कुल होने हैं। तो आपको एक कैंटीन में ड्यूटी लगाने के लिए लिया जा रहा है। भाई वो जो देखते हैं ना कि क्या सामान खत्म हो गया, उसकी लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो, तो वो सारा, तो ये कैंटीन अटेंडेंट के लिए हो गया। कितनी वैकेंसी थी? 13 वैकेंसी। ये सबसे ऊपर था नंबर 1 पर, तो मैंने आपको दिखा दिया इसको करके। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से क्वालिफिकेशन ढूंढनी है और कैसे अपना फॉर्म भरना है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। और आप अगर कोई पूछे कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तैयारी, तो मेरे भाई तैयारी के लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है RWA SSC एग्जाम्स। एक YouTube चैनल है, इस पर फ्री फाउंडेशन कोर्स हमने पढ़ाया हुआ है, फ्री फाउंडेशन कोर्स है, कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से जितना पढ़ लोगे आपके तीनों एग्जाम निकल जाएंगे। हालांकि वो बहुत ज्यादा है, YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर अगर पढ़ लिया, अब हम लास्ट में क्योंकि CGL का भी एग्जाम आ रहा है, CHSL का भी आ रहा है, तो हम एक सबकी कंबाइंड क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। और हम ग्रेजुएशन लेवल के CGL वगैरह के लिए तो CPO CHSL इनके लिए तो बैच भी लाए हैं, टारगेट बैच, पर वो बैच तो तब कंप्लीट होगा जब CGL का पेपर है 13 अगस्त के आसपास। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी है। मैं ऐसे आपको धोखा दे करके वो उस बैच को नहीं खरीदवा सकता कि 24 जुलाई से आपका एग्जाम है, तो हमारा उद्देश्य है उसको 13 अगस्त तक खत्म करना, तो आप बीच में कहीं रह जाएंगे। तो अब बेहतर है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर लीजिए, और हम प्रैक्टिस सेट से जो बीच में शुरू करेंगे उससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।